आइए शुरू करते हैं। आज के इस तज्जिये में हम तारीख के एक निहायत ही अहम दौर का जायजा ले रहे हैं। एक हिस्टोरियन के नज़रिए से देखा जाए तो पैगंबर इस्लाम का शुरुआती मक्की दौर किसी मास्टर क्लास से कम नहीं लगता, खास तौर पर आज के उन नौजवान कारकुनों के लिए जो किसी मिशन या फलाही काम का आगाज़ कर रहे हैं। ये दौर सिखाता है कि डर का सामना कैसे किया जाए और सख्त मुखालिफत के बावजूद अपने किरदार और लचक को कैसे कायम रखा जाए। तो इस मास्टर क्लास में हम 5 अहम बातों पर फोकस करेंगे। पहला, मुखालफत की हकीकत। दूसरा, अंदरूनी सुकून। तीसरा, डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक अलायंसेज। चौथा, मुक़द्दस किताबों का डायरेक्ट इस्तेमाल। और पांचवा, प्रोपेगेंडा को अपने हक में बेहतर बनाने का तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द रियलिटी ऑफ रेजिस्टेंस, यानी मुखालिफत की हकीकत। पता है हैरानी की बात क्या है? अगर हम 7वीं सदी की कुरैश की मुखालिफत और आज के दौर की जहनियत को मिलाएं तो बिल्कुल सेम पैटर्न नजर आता है। पहले क्या होता था? पैगंबर को मजनून या शायर कहना, तिलावत के दौरान शोर मचाना, ध्यान बटाने के लिए पुरानी ईरानी बादशाहों की कहानियां बांटना। और आज हम मॉडर्न स्मेयर कैंपेन्स, कैरेक्टर असैसिनेशन और मीडिया नॉइज देखते हैं। तरीका वही पुराना है, बस सदी बदल गई है। और हिस्ट्री देखें तो ये कोई नई बात बिल्कुल नहीं है। सोर्स मटेरियल वाज़े करता है कि हज़रत मूसा जैसी अजीम शख्सियातों को भी सख्त तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ी। नौजवान कारकुनों के लिए यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि अपने ईगो को बिल्कुल साइड पर रख दें। अगर आप किसी बड़े मिशन पर हैं तो किरदार कुशी या कैरेक्टर अटैक्स को रूटीन का हिस्सा समझकर कबूल करना होगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इनर पीस अमिडस्ट हॉस्टिलिटी। दुश्मनी के इस माहौल में सुकून कैसे पाया जाए? जब पब्लिक में आपका मजाक उड़ाया जा रहा हो तो मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है ना? इसके लिए हिस्ट्री हमें 3 स्टेप्स बताती है। पहला, अपनी जज्बाती तकलीफ को मानना। दूसरा, ज़ुबानी तौर पर खालिक की तस्बीह और तारीफ बयान करना। और तीसरा, अपने नफ्सियाती ज़ख्मों को भरने के लिए फिजिकली सिजदा करना। बाहर कोई भी एक्शन लेने से पहले अंदर से ये सुकून और खुदा की कुर्बत हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है। खैर, जब अंदर का शोर शांत हो जाए तो आगे आता है तीसरा हिस्सा, अनकॉम्प्रोमाइजिंग कोर्स और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। यहां हमें एक बहुत ही हैरानकुन स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है। मक्का के शुरुआती दौर में शराब और सूद जैसी बड़ी समाजी बुराइयों को वक्ती तौर पर तो बर्दाश्त कर लिया गया, लेकिन तौहीद पर बिल्कुल कोई समझौता नहीं हुआ। यानी जो कोर आइडियोलॉजी है उस पर कॉम्प्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये बात उस मशहूर वाक़े से साबित होती है जब पैगंबर को अपना मिशन छोड़ने के लिए दौलत और बादशाहत की पेशकश हुई। जवाब क्या मिला? अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दें तो भी मैं ये मिशन नहीं छोड़ूंगा। मतलब अपने मकसद पर फुल कन्विक्शन। लेकिन जरा ठहरिए, इस मजबूती के साथ साथ कमाल की डिप्लोमेटिक लचक भी थी। जैसे अबू तालिब, जो कि एक नॉन मुस्लिम थे, उनकी हिमायत का पूरा फायदा उठाया गया। आज के मॉडर्न एक्टिविस्ट के लिए ये फॉर्मूला बहुत काम का है। किसी अच्छे मकसद के लिए मुकामी सियासतदानों या मार्जिनलाइज्ड लीडर्स को साथ में लाना एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल हम मॉडर्न तमिलनाडु वगैरह में देखते हैं। अपनी थियोलॉजी को सेफ रखते हुए लॉजिस्टिकल सपोर्ट लेना बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए चौथे हिस्से पे नजर डालते हैं, द पावर ऑफ सेक्रेड टेक्स्ट्स, मुक़द्दस कुताब की असल ताकत। सोर्स मटेरियल हमें जिहाद कबीर यानी एक बड़ी जिद्दोजहद का कॉन्सेप्ट देता है। मक्का में सबसे बड़ा हथियार कोई फिजिकी ताकत या लंबी बहस नहीं थी, बल्कि कुरान को ही सीधा टूल बनाया गया। लंबे दलाइल में उलझने की बजाय टेक्स्ट खुद दिल के दरवाजे खोलता था। इसकी बेहतरीन मिसाल उतबा का वाक़या है। कुरैश के इस सरदार ने आकर दौलत, बादशाहत, सबकी रिश्वत पेश की, लेकिन पैगंबर ने क्या किया? खामोशी से सुनते रहे। फिर चुपचाप सूरह फुस्सलत की तिलावत शुरू कर दी, जिसमें पिछली कौमों के अंजाम का जिक्र था। उतबा इस टेक्स्ट की ताकत से इतना हिल गया कि उसने डर के मारे खुद आकर तिलावत रोकने की इल्तिजा की। आजकल हम इस तरीके को बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सच्चाई की तलाश में आने वालों को इज्जत के साथ इबादत गाहों में इनवाइट करें, उनके साथ आफाकी मिसालें शेयर करें, जैसे शिर्क और झूठे खुदाओं को मकड़ी के कमज़ोर जाले से मिलाना। ऐसी मिसालें दिलों पर डायरेक्ट अटैक करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे मॉडर्न स्कॉलर डॉक्टर ज़ियाउल रहमान आज़मी की ज़हनी उलझनें इन्हीं से तो दूर हुई थीं। और हाँ, ज़बान कभी रुकावट नहीं बनती। एक 75 साला तमिल एक्टर का वाकया बिल्कुल इस बात का सबूत है। उन्हें अरबी बिल्कुल समझ नहीं आती थी, लेकिन उनका कहना था कि जब भी तिलावत होती उनका दिल पिघल जाता और आंसू बह निकलते। ये होती है ओरिजिनल टेक्स्ट की आफाकी और जज्बाती ताकत। और आखिर में 5वां हिस्सा, प्रोपेगेंडा को प्रोग्रेस में कैसे बदला जाए। तुफेल बिन अम्र की मिसाल ले लीजिए।
قریش کے اس شور اور پروپیگنڈا سے وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ کانوں میں روئی تک ٹھونس لی تھی۔ لیکن انسان کی عقل بھی تو کوئی چیز ہے نا؟ ان کی عقل نے بغاوت کی۔ انہوں نے سوچا خود فیصلہ کروں، روئی نکالی، قرآن سنا اور بنا کسی دیر کے میسج قبول کر لیا۔ ہسٹری سے ایک بہت مزے کی بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ مشن کی آدھی سے زیادہ کامیابی تو اصل میں دشمن کے پروپیگنڈا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نوجوان کارکنوں کو یہ بات گانٹھ باندھ لینی چاہیے کہ سمیئر کیمپینز اور مخالفت اصل میں فری پبلسٹی ہے۔ یہ شور خود بخود ان لوگوں کو کھینچ لاتا ہے جو سچائی جاننا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر شروع میں ناکامی ملے تو کیا کیا جائے؟ جب طفیل کی قوم نے انکار کیا تو انہیں بڑا غصہ آیا اور انہوں نے بد دعا مانگنی چاہی۔ پر پیغمبر کا ریاکشن دیکھیں، انہوں نے غصے کے بجائے ہاتھ اٹھا کر ان کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ صبر اور ہمدردی کا یہ رویہ ہی تو تھا جس نے آخر میں پورے قبیلے کو اپنا بنا لیا۔ تو ان تمام تاریخی حقائق اور سبق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے آج کے کارکنوں اور کمیونٹی لیڈرز کے لیے ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم ان مکہ کے اسباق کو اپنا کر آج کے ناقدین کے شور اور مخالفت کو کل کی سب سے بڑی دعوتی کامیابی میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔